आज के हमारे सेगमेंट द लीगल में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हमारे समाज पर तो प्रभाव डाल ही रहा है, लेकिन आधी दुनिया, कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इससे परेशान है। धोखाधड़ी और जालसाजी मानव सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है और इस पर समय काल खंड के अनुसार जो है इसका रूप भी बदलता रहता है। बिल्कुल, और धोखाधड़ी जो है ये कोई नई बात नहीं है। मतलब पुराने जमाने में जो तोल में हेरफेर होना और नए जमाने में डिजिटल युग में साइबर ठगी का होना, ये सब अपराध जो है वो बदलते जा रहे हैं। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में इसे नए सिरे से रीडिफाइन किया गया है। पुराना आईपीसी अब इतिहास बन चुका है और बीएनएस हमें नया नजरिया दे रहा है। तो आज चीटिंग एंड फ्रॉड इन बीएनएस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट डॉक्टर भावना शर्मा जी, दिल्ली हाई कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि बीएनएस में धोखाधड़ी और जालसाजी को पहले से अलग कैसे डिफाइन किया गया है? इसकी परिभाषा में तो कोई डिफरेंस नहीं आया है। जो डिफरेंस आया है वो है इसकी पनिशमेंट में। पहले इसकी पनिशमेंट जो थी वो 1 ईयर थी और अब इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स रखी गई है भारतीय न्याय संहिता में। अच्छा, पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। अच्छा, और किस तरह के हम देख सकते हैं बदलाव आए हैं? हाँ, जो ये फ्रॉड और चीटिंग है ये पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन पहले ये फिजिकल स्पेस में हुआ करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये बहुत ही आसान हो गए हैं और इसके लिए कोई स्पेस की जरूरत नहीं है। ये 7 समुंदर पार बैठा हुआ इंसान भी आज इंडिया में किसी भी पर्सन को ठगी का शिकार बना सकता है। तो हमने बात की फ्रॉड और चीटिंग की, तो थोड़ा हमें वो इलेबोरेट करके बताइए कि किस तरह के फ्रॉड्स की बात करें और कैसी चीटिंग्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जी, चीटिंग में 2 तरीके की इंटेंशन होती है, एक होता है डिसऑनेस्ट और एक होता है फ्रॉडलेंट। अगर मैं अपने मन में कोई चीज छुपा भी रही हूँ जो मुझे पता है कि ये बताना जरूरी है और मैं उसको छुपा रही हूँ, ये भी चीटिंग की कैटेगरी में आता है। फ्रॉड में होता है कि हम किसी को इस सोच से फ्रॉड कर रहे हैं उसके साथ कि उसका नुकसान हो जाए। अच्छा, ये मेजर एक डिफरेंस आता है दोनों चीजों में। तो फ्रॉड हम किसी में भी आम जिंदगी के फ्रॉड, बिजनेस फ्रॉड्स, ये सारे फ्रॉड, ये सारे उस कैटेगरी में आ जाते हैं। चीटिंग जो होता है उसमें मेरा ये मकसद है कि मैं दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इसके कानून क्या होते हैं मैम? कानूनी तौर पर हम एक्सप्लेन कीजिए इसको, फ्रॉड एंड चीटिंग के बारे में। जो कानून जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें धारा 318 उसमें हम लोग चीटिंग को डिफाइन करते हैं। अच्छा। वो यही बोलता है कि जिसकी इंटेंशन है डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली किसी को नुकसान पहुंचाने की। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। हाँ। इसमें हर तरीके के क्राइम को जो कि चीटिंग है उसमें कवर हो जाते हैं। जैसे आजकल के जमाने में जो ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, पॉन्जी स्कीम्स हैं, ये सब इस कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। ये पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता को लाके इसको और स्ट्रिंजेंट करने की कोशिश की गई है और इसलिए इसकी पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया है। तो हम कहें कि कोई भी ऐसा फ्रॉड या कोई भी ऐसी चीटिंग जो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही हो, तो वो सभी कानून की नजर में एक अपराध है। बिल्कुल। अच्छा मैम, क्या आपको लगता है कि हमारे इस डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए बीएनएस जो है एक जरूरी कदम था? बीएनएस एक बहुत ही जरूरी कदम था। जो हमारा इंडियन पीनल कोड था वो 1860 का लॉ था। उस समय हम अगर ये कहें कि टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं था उस समय में, लेकिन आज का समय हम देखें, हर दिन आज अगर एक क्राइम किसी तरीके से हो रहा है, अगले दिन वो दूसरे तरीके से होगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। हमें जरूरत थी एक रीऑर्गेनाइज लॉ की, जो कि बीएनएस ने हमें दिया है, जिसमें नए क्राइम्स ऐड करे गए हैं, नई रिवाइज पनिशमेंट्स ऐड की गई हैं। इसके साथ साथ नई तरीके की पनिशमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हम प्रेजेंट टाइम पे हम एक जस्टिफाइड लॉ ला पाए। तो जैसे आपने बताया कि नए कानून, नए तरीके, तो अगर हम बात करें कि पुराने आईपीसी से अब ये नए बीएनएस में जो भी चेंजेस किए गए हैं, तो आम आदमी को अगर समझना हो तो आम भाषा में उसे क्या बताएंगे कि क्या क्या तरीके चेंज किए गए हैं? 3 तरीके से बीएनएस को चेंज किया गया है। सबसे पहला, इसमें नए तरीके के ऑफेंसेस को ऐड किया गया है, मद्देनजर रखते हुए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैसे हो रही हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे एक साइबर क्राइम हुआ, वो एक व्यक्ति ने किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो एक पूरा चैनल चला रहा होता है, जो पूरे ग्रुप्स चला रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइम्स या फिर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, वो एक व्यक्ति का काम है ही नहीं, इनके ग्रुप्स होते हैं, पूरी टीम है, ये पूरे अक्रॉस इंडिया से वर्क करते हैं, रादर अक्रॉस वर्ल्ड से वर्क करते हैं। ओके,
ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, रादर ऐसे क्राइम्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्रोवाइड की गई है भारतीय न्याय संहिता। तो आपने जैसे कि बताया, पहला तो आपने बताया कि टेक्नोलॉजी, दूसरा आपने बताया ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम तो हमें समझ आया, टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम्स की कैटेगरी में साइबर क्राइम भी इंक्लूड किए जाते जी, हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्राइम जो ऑर्गेनाइज तरीके से किए जाते हैं वो भी इसमें कवर होते हैं। और तीसरा, इसके साथ साथ अब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट भी है। ऑल्टरनेटिव जी, जैसे कि कम्युनिटी सर्विसेज, जैसे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हम उन्हें पीनलाइज ही करें या हम उन्हें इम्प्रिजनमेंट ही करें या उन पे हैवी पेनल्टी इम्पोज करें। हमें, हमारा मोटिव ये है, भारतीय न्याय संहिता का जो एम है वो है रिफॉर्मेशन लेकर आना। वो एक विक्टिम सेंट्रिक लॉ है। तो इसके लिए जरूरत थी कि हम ऐसी पनिशमेंट दें कि हम ऑफेंडर को ही रिफॉर्म कर पाए, उसका जो माइंडसेट था कुछ क्राइम करने के लिए हम उसी को चेंज कर पाए, और इसलिए इस तरीके की पनिशमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल्कुल मैम, हर साल जो है लाखों लोग जो है इसका शिकार बनते हैं, लेकिन बीएनएस इसे रोकने के लिए क्या खास प्रावधान लेता है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं कि हर दिन एक नया क्राइम सामने आता है, नए तरीके, और नया ऑफेंडर और नए तरीके के लोग जो हैं वो सामने आते हैं। मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहूंगी कि साइबर क्राइम, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो है वो 10th रैंक पे आया है। और पिछले 4 सालों में 900% से साइबर फ्रॉड इंक्रीज किए गए हैं। इसी के लिए बीएनएस को लाना जरूरी था। इंडियन पीनल कोड जो था वो एक आउटडेटेड लॉ हो चुका था, उसमें अमेंडमेंट्स तो लेकर आए जा रहे थे हर समय में, लेकिन अमेंडमेंट लाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। इसी के लिए बीएनएस को लाया गया। इसमें जो नए ऑर्गेनाइज क्राइम्स थे, जैसे और भी बहुत तरीके के क्राइम्स हैं जिनको ऐड किया गया, और इस तरीके से इसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से इसको एक जस्टिफाइड लॉ बनाने की कोशिश की गई। तो आपने ये बताया कि नए तरीके के क्राइम्स हैं, सारी चीजें हैं, तो क्या सजा के भी नए तरीके आए हैं? इसमें सजा के तरीकों में भी कुछ नयापन हमें देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि हमने अभी बात की कि ये एक विक्टिम सेंट्रिक बीएनएस जो है हमारा रहेगा, तो जिसमें हम सजा से ज्यादा उसको सुधारने पर ज्यादा हम लोग इस पे जोर देते हैं। तो इसके बारे में हमें बताइए। जी, जैसे आपने बोला कम्युनिटी सर्विस, इसका मैं अर्थ बता देती हूँ। कम्युनिटी सर्विस का मेन मतलब ये है कि किसी ऑफेंडर से हम अनपेड वर्क कराएं, उसकी टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से या उसके अंदर जो स्किल है उसको यूज करके हम उसको सोसाइटल बेनिफिट के लिए यूज किया जाए। इसका एक मकसद ये है कि ऑफेंडर जो है वो कुछ ऑफेंस करता है, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है, पूरे आसपास लोगों को पता चल जाता है कि इसने कोई क्राइम किया है, तो वो एक गिल्ट में आ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि एक ऑफेंडर जो है वो गिल्ट में आ गया है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि उसको हम रीइंटीग्रेट किया जाए सोसाइटी में, और इस वजह से इस तरीके की कम्युनिटी सर्विस उससे कराई जाती है। अच्छा मैम, आप एक वकील के नजरिए से हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या ये नया कानून वाकई न्याय की ओर लेकर जाएगा, जैसे कि इसका नाम कहता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये एक रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट है। ये जैसा इसका नाम कहता है न्याय, ये एक विक्टिम सेंट्रिक लॉ है। इसके अंदर जो है वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे नए क्राइम्स को ऐड किया गया है, जो कि सिर्फ वुमेन से के अगेंस्ट ही होता है। प्लस इसके साथ साथ एक सेपरेट चैप्टर है वुमेन के लिए, अलग अलग चीजें डिफाइन की गई हैं उनके लिए। इवन जो वुमेन विक्टिम है उनके लिए भी बहुत इजी कर दिया गया है कि वो अपनी बात जो है वो अपफ्रंट लेकर आ पाए, वुमेन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपनी चीजें बता पाए। तो मैं यही आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे क्योंकि अपनी विमेन की बात की, तो हाँ ये हम मानते हैं कि किसी के साथ अगर कोई क्राइम होता है किसी भी विमेन के साथ, तो वो थोड़ा सा घबराती है, बिकॉज जेल या पुलिस स्टेशन एंड ऑल थोड़ा सा हर एक को लगता है, और कुछ फैमिली का भी दबाव रहता है। तो किस तरह से बदलाव लाए गए हैं कि एक अगर किसी एक महिला के साथ कोई अपराध हुआ है तो वो ओपनली आके जो है अपनी बात रख सके और जो अपराध उसके साथ उसे बता सके? सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वुमेन को अगर कोई अपनी स्टेटमेंट देनी है तो बीएनएस में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो कि प्रोसीजर लॉ है, वहां पे भी ये मैंडेट कर दिया गया है कि अगर वुमेन को अपनी कोई स्टेटमेंट देनी है तो वो वुमेन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को देंगी। पहले क्या होता था, कोई स्टेटमेंट देनी है जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो पुलिस को देते थे, लेकिन वुमेन पुलिस होनी चाहिए थी। जुडिशियल सिस्टम में ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ये प्रावधान जुडिशियल सिस्टम के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जैसा कि आपने बोला
बोला अभी कंप्लेंट को लेकर, तो इसमें साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए पुलिस की कितनी तैयारियां हैं? पुलिस की बहुत तैयारी है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, अगर अभी आप एक फोन लगाते हैं तो क्या बोलता है, सावधान। जी हाँ, जी, तो ये पुलिस और I4C की एक इनिशिएटिव है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अभी प्रेजेंटली दिल्ली में 14 डिस्ट्रिक्ट है और 14 ही साइबर पुलिस स्टेशंस भी हैं। तो जो भी कोई ऐसा क्राइम आता है जो कि साइबर से रिलेटेड है, वो साइबर पुलिस स्टेशन में जाया जाता है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने जो है साइबर कियोस्क, एक मशीन लगाई गई है जो कि आपके मोबाइल को स्कैन करता है और वो लगे पता लगा लेगा कि आपके फोन में कोई मैलिशियस फाइल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको डिलीट कर सकते हैं। रिसेंटली अभी दिल्ली पुलिस को एक नोडल एजेंसी बना दिया गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस अब डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक ऑर्डर लिख सकती है अगर उनको पता चलता है कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। पहले ये कोर्ट ऑर्डर से होता था, लेकिन अब जो है दिल्ली पुलिस सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये ऑर्डर लिखवा सकती है और वो उसको हटवा सकता है। बिल्कुल। और अभी जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि पहले जो आईपीसी रहता था उसमें टेक्नोलॉजी का आपने बताया टीबी नहीं था। बात ठीक है, बिल्कुल उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, बट आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी क्राइम को पकड़ने के लिए। तो ऐसे में जो डिजिटल सबूत होते हैं वो कितना बड़ा महत्व रखते हैं किसी भी क्राइम को देखने में? आज के ज़माने में अगर हम ये कहें कि कोई भी क्राइम क्या बिना टेक्नोलॉजी यूज़ किए हो सकता है, बिना फ़ोन यूज़ किए नहीं हो सकता। हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, हम दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, पेमेंट वेबसाइट, हम सब कुछ यूज़ करते हैं। तो डिजिटल एविडेंसेस जो है वो तो एक सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, जो एविडेंसेस को डील करता है, उसमें अब जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको प्राइमरी एविडेंस बना दिया गया। पहले ये सेकेंडरी एविडेंसेस थे, उसकी मान्यता कम थी, लेकिन अब इनको प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इससे इसकी जो एडमिसिबिलिटी है कोर्ट में, जो इसकी मान्यता है कोर्ट में, वो बढ़ गई है। अब इसको सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी दिया जाता है कोर्ट में। और हम ये भी कह सकते हैं कि मान्यता तो बढ़ी गई है, लेकिन केस को सॉल्व करना भी कहीं ना कहीं ईजी होता जा रहा है अब। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर कोई खास बदलाव है मैम? जी, जैसे हम चीटिंग और फ्रॉड की बात कर रहे हैं, एक नया क्राइम जो है वो ऐड किया गया है। इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है वो वुमेन को बहला फुसलाकर या उसको फॉल्स प्रॉमिस करता है, उसके साथ कोई फॉल्स प्रॉमिस करके उससे शादी करने के लिए बोलता है या उसको प्रमोशन देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बोलता है, इस तरीके से उससे कोई संबंध बनाने की कोशिश करता है, इसके लिए 10 साल की सजा है। ओके, बिल्कुल। और अगर कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाए तो क्या सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, जो सबसे मेन सवाल है? सबसे जरूरी, कंप्लेंट बाद में करना है। सबसे पहले आपको डिटैच और डिस्कनेक्ट करना है। सपोजिंगली आपका फोन जो है वो हैक हो गया है, तो सबसे पहले आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करना है। अगर आपकी कोई ऐप हैक हुई है तो उसके पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश करनी है। अगर आप कोई डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, आपको उनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, उसकी डिटेल लेनी है, क्योंकि जब आप कंप्लेंट करने भी जाएंगे तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कंप्लेंट करने से पहले सबसे पहले डिस्कनेक्ट और डिटैच करना सबसे जरूरी है। तो घबराए नहीं और सबसे पहले ये काम करें। तो आपको क्या लगता है कि बीएनएस का सबसे मजबूत पहलू क्या है और इसे आईपीसी से कैसे बेहतर बनाया गया है? जी, बीएनएस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ये एक मॉडर्नाइज्ड लॉ है। ये एक सोचा समझा रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट है जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को, लोगों की परेशानियों को, और जो आईपीसी गैप था आईपीसी में जो वो नहीं पूरा कर पा रहा था, उन सब को पूरा करता है बीएनएस। जो उसमें कमी थी उन सबको बीएनएस ने पूरा करने की कोशिश करी है। लेकिन अभी ये नया लॉ आया है, जब इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तब आप देखेंगे कि ये अपने नाम की तरह न्याय भी करेगा और ये एक बहुत ही बेहतर लॉ बन के आएगा जो कि विक्टिम और ऑफेंडर दोनों के लिए लाभदायक हो। एक चीज और रहती है ना कि जब भी किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए, मतलब उसकी शिकायत दर्ज करी जाए और वो भी आसानी से। तो ऐसे में अगर हम बात करें बीएनएस की, तो आम लोगों के लिए बीएनएस के तहत शिकायत दर्ज करना कितना आसान हो गया है? अब तो ये बहुत ही आसान है। आप 3 तरीके से कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आप इन पर्सन जाकर किसी भी थाने में आप जाइए, कोई जुरिसडिक्शन का कुछ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे भी आप किसी भी थाने में जाएंगे आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा है आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कि लोगों को आधा पता है वो है आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। जी। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं?
आप जैसे ही 1930 पे कोई ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट कराएंगे और आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, बैंक डिटेल्स देंगे, वो तभी ही सारी इंफॉर्मेशन उस बैंक तक पहुंच जाती है और वो एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है कि आपके एक अकाउंट से कोई आगे ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अच्छा, इस पे एक सवाल और उठता है कि अगर कोई चीटिंग या फ्रॉड करके भाग जाता है तो कंप्लेंट तो आपने रजिस्टर कर दी, लेकिन अगर उसे पकड़ना कितना आसान और क्या फिर कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इंसान भाग जाता है चीटिंग या फ्रॉड करके? पुलिस ने जो है ट्रैकिंग सिस्टम्स लगा रखे हैं, लोकेशन ट्रैकिंग लगा रखी है। इवन आप जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं इससे रिलेटेड आईपी एड्रेसेस या जो भी सब चीजें हैं वो एक पुलिस का पूरा सिस्टम है। रादर पुलिस ने अभी एक फॉरेंसिक से रिलेटेड और एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम सीसीटीवी कैमरास है वो भी इंस्टॉल किया, जिसके अंदर 2.5 लाख क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है। तो ये ट्रैक करता है फेसेस को लोगों के जिन्होंने क्राइम किया है और उसको मैच करता है अपने डेटाबेस से, और अगर कोई क्रिमिनल होता है वो उसको भी ट्रैक करता है और एक अलर्ट देता है पुलिस को। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये बीएनएस पुराने आईपीसी से आगे बढ़ के डिजिटल जो दुनिया है उसकी चुनौतियों को बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो आज की और साथ में ये भी कह सकते हैं कि आज की डिजिटल जिंदगी में धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये जो कानून है ये सुरक्षित करने की हमें कोशिश भी कर रहा है। तो थैंक यू सो मच एडवोकेट भावना शर्मा जी, और आज हमें धोखाधड़ी और जालसाजी के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट मतलब हमें बताने के लिए चीजों के बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।